हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 2 के बारे में। टोटल इस बार की जो सीटें हैं आपका 6 से लेकर 8 तक कितनी सीटें हैं और कौन कौन एलिजिबल है। 9 से लेकर 10 तक मतलब टीजीटी के लिए कितनी सीटें और कौन कौन एलिजिबल है। साथ ही साथ 11 से लेकर 12 तक मतलब पीजीटी की कितनी सीटें हैं और कौन कौन एलिजिबल है, कितना पे मिलेगा, एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा और क्या इस बार जो सीटेड अपीयरिंग है क्या वो फॉर्म भर सकते कि नहीं भर सकते। तो इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके जरूर स्टार्ट कीजिएगा। तो ये सबसे पहले बात कर लेते क्लास 6 to 8 के बारे में, जिसके लिए टोटल जो कुल सीटें 31,982 सीटें हैं, जिनको सब कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटा गया है हर एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे आप बात करें अगर गणित और विज्ञान की बात करें तो उसके लिए 2272 सीटें हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए बात करें तो 1625 सीटें हैं। हिंदी के लिए 669 सीटें हैं। अंग्रेजी के लिए 898 सीटें हैं। संस्कृत के लिए 441 सीटें हैं। उर्दू के लिए 362 सीटें हैं। तो टोटल 6,267 सीट अनारक्षित के लिए है। ठीक है, बाकी वैसे हर कैटेगरी के अलग अलग सीटें दी गई है, आप यहाँ देख सकते हैं। और फिर उसके बाद बात करें अगर वेतनमान जो हर महीने आपको जो मिलेगा ये 28,000 मूल है, लेकिन भत्ता लगा के आपको जो मिलने वाला है 40,000 से लेकर 45,000 के बीच में आपको टोटल आपके हाथ में आएगा। 40 से 45 के बीच में आएगा। 40,000 से लेकर 45,000 के बीच में आपको पे मिलेगा। और अगर हम बात करें 9-10 की जो टीजीटी है, टीजीटी तो 9 से लेकर अगर हम बात करें 9-10 के लिए बात करें तो उसमें जो आपका आ रहा है उसमें तो 18,877 सीटें हैं। 18,877 सीटें इसमें हैं। और अगर हम बात करें पीजीटी की बात करें, और ये टीजीटी का स्पेशल है, जिन्होंने बीएड स्पेशल किया हुआ है उनके लिए सीटें हैं। ये बीएड स्पेशल जिन्होंने किया उसके लिए सीटें हैं। 270 सीटें हैं बीएड स्पेशल के लिए। और देखिए जो पीजीटी है, पीजीटी जो 11-12 के लिए उसके लिए टोटल 18,577 सीटें, 18,577 सीटें हैं। ये तो रह गई बात सीटें की। अब आइए बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो पहली बार नोटिफिकेशन आया था, इससे पहले जो फेज़ 1 में आया था, तो वहाँ पर था कि बिहार का नागरिक होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, भारत का नागरिक हो, मतलब कहीं से ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो आप फॉर्म भर सकते हो, और अगर हम बात करें क्लास 6 से लेकर 8 तक, जो क्लास 6 से लेकर 8 तक के, अगर आप 6 से लेकर 8 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं 6 to 8, तो उसके लिए आपको सीटेड पेपर 2, अगर आपका सीटेड पेपर 2 हो या फिर बीटेड पेपर 2, अगर सीटेड पेपर 2 हो या फिर बीटेड पेपर 2 आपका निकल गया है, क्लियर हो गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्लास 6 से लेकर 8 तक। वही अगर हम बात करें टीजीटी के लिए, अगर हम बात करें टीजीटी के लिए, तो जो टीजीटी के लिए इन्होंने निकाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि टीजीटी के लिए आपका जो एस्टेट पेपर 1 एस्टेट 1 आपका क्लियर होना चाहिए। एस्टेट 1 अगर क्लियर है तो ही आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पीजीटी के लिए एस्टेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। एक कंपलसरी अगर है तो ही आप अप्लाई कीजिए, अगर नहीं है तो आप अप्लाई मत कीजिए। टीजीटी पीजीटी के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। और इस केस में अगर एक बार आपका पेमेंट हो गया तो पेमेंट भी वापस नहीं मिलने वाला है। और अगर बात करें कि कौन 6 लेकर 8 तक कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकते, तो अगर आपने बीटेक किया हुआ है, या फिर बीसीए किया हुआ है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप बीएससी किए हुए हैं या फिर बीए किए हुए हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीटेक किया है, बीटेक और बीसीए वालों के लिए नहीं है क्लास 6 to लेकर 8। बीटेक और बीसीए वाले सीटेड मतलब टीजीटी और पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्लास 6 to 8 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये थोड़ा और डिटेल में अगर चले तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर और डिटेल में दिया गया है क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए जो विषयवार निम्न पद होंगे। कौन कौन से विषय हैं, तो गणित एवं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और भाषा के लिए लिया गया है। तो जिसमें अगर भाषा की बात करें तो भाषा में क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाएंगे, तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू एंड संस्कृत ये संस्कृत आ जाएगा भाषा में। बाकी आपका सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान में तो आप जानते हैं क्या क्या है। और अगर बात करें और थोड़ा सा और क्लियर करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो अगर आपने DL8 किया हुआ है,
DL8, अगर आपने DL8 किया हुआ है तो जो DL8 है वो 2 ईयर का होना चाहिए, 2 ईयर। अगर 1 ईयर वाला DL8 है तो 1 ईयर वाला DL8 वाले अप्लाई ना करें, उनके लिए नहीं है। 2 ईयर का DL8 होना चाहिए और उसमें 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। और DL8 के साथ साथ स्नातक भी होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन आप किए हुए हैं, ग्रेजुएशन प्लस DL8, ग्रेजुएशन प्लस DL8 है तो DL8 में 50% अगर आपके मार्क्स है तो आप एलिजिबल हैं। या फिर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने B.Ed कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर जो भी 4 वर्षीय कोर्स चला हुआ है, 4 वर्षीय जो कोर्स चला हुआ है उसमें BA B.Ed BSc B.Ed या BA B.Ed BSc B.Ed, अगर आपने BA B.Ed BSc B.Ed किया है, चाहे 4 ईयर वाला जो कोर्सेज चला हुआ है, अगर आप वो किए तो भी आप एलिजिबल है क्लास 6 से 8 के लिए, क्लास 6 to 8 के लिए, फिर उस केस में भी आप एलिजिबल हैं। सबके लिए आप देख रहे हैं कि एटलीस्ट आपको 50% होने चाहिए, मार्क्स जो है एटलीस्ट 50% होने चाहिए। अगर 50% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हैं। तो ये तो रहा क्लास 6 से 8 के लिए। अब बात कर लेते हैं TGT के लिए कौन कौन से मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट वाले एलिजिबल हैं, तो आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं TGT के लिए। देखिए जो TGT की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, TGT के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप ग्रेजुएशन की हो और साथ ही साथ B.Ed में 50% होना चाहिए, B.Ed में ग्रेजुएशन प्लस B.Ed में 50% होना चाहिए। अगर 50% है तो आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गणित समूह को अलग किया गया है और विज्ञान समूह को अलग किया गया है, गणित और विज्ञान को अलग अलग बांटा गया है। तो गणित में कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाएंगे, मतलब ग्रेजुएशन में आपने क्या क्या लिया है तो आप गणित के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन में आपने क्या क्या लिया है तो आप विज्ञान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि गणित के साथ आपके भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषता हो, मतलब जिसमें गणित ज़्यादा पढ़ा गया हो, तो आप इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए आगे एक ये भी लिखा कि BCA की योग्यता को भी सम्मिलित माना जाएगा, मतलब या तो आप B.Tech की हो या तो आप BCA की हो। B.Tech BCA दोनों लोग एलिजिबल है TGT के लिए आप दोनों लोग एलिजिबल हो TGT के लिए, फॉर TGT। तो आप या तो B.Tech की हो या तो आपने BCA किया हो तो भी आप एलिजिबल है। और मैथ मतलब तो आपको पता है कि TGT के लिए हमें 2 सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो मैथ के साथ साथ या तो भौतिकी पढ़े हो, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हो, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी, इनमें से कोई 2 होना चाहिए, कोई 2 आप 3 साल पढ़े हो तो आप TGT के लिए एलिजिबल हो। और साथ ही साथ जैसा कि B.Ed है, इसके साथ B.Ed होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप एस्टेट पेपर 1 आपका क्लियर हो। एस्टेट 1 अगर आपका क्लियर है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एस्टेट क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी पता नहीं कब एस्टेट होगा, तो आप फॉर्म मत भरिएगा क्योंकि आप एलिजिबल नहीं होंगे। आप एग्ज़ाम तो दे देंगे लेकिन एग्ज़ाम के बाद जब काउंसलिंग हुआ तो काउंसलिंग में आपको बाहर कर दिया जाएगा। और आइए विज्ञान में देखते हैं विज्ञान में कौन कौन मतलब किस किस कोर्स वाले को लिया गया है। तो विज्ञान समूह में किसको किसको लिया गया है, विज्ञान में अगर हम बात करें तो जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो, विशेषज्ञता हो। ठीक है, तो मतलब इंजीनियरिंग वाले इसके में विज्ञान के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप बायोटेक्नोलॉजी की हो या फिर माइक्रोबायोलॉजी की हो तो भी आप TGT के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी किया हुआ या फिर माइक्रोबायोलॉजी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो TGT के लिए। अब आइए बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से लोग आएंगे। तो इसके लिए देखिए आपको इसने बोला कि स्नातक स्तर पर सहायक विषय के अंतर्गत इतिहास होना चाहिए, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, लेकिन साथ ही साथ आगे ये भी बोला कि उसमें से इतिहास या भूगोल अवश्य हो। एक इतिहास हो, राजनीतिक शास्त्र हो, इतिहास हो, अर्थशास्त्र हो, इतिहास भूगोल हो तो चल जाएगा, या फिर भूगोल अर्थशास्त्र हो या फिर भूगोल राजनीति शास्त्र हो तो भी चल जाएगा। मतलब इतिहास और भूगोल तो होना कंपलसरी, इनमें से कोई एक होना चाहिए। बाकी इसके अलावा जो बाकी 2 सब्जेक्ट और है उनमें से कोई एक सब्जेक्ट होगा तो चलेगा। ऐसा नहीं कि आपने अर्थशास्त्र किया है और राजनीतिक शास्त्र किया तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र किया है लेकिन आपके पास न तो इतिहास है न तो भूगोल, तो आप एलिजिबल नहीं हो। इस केस में भी आप फॉर्म मत भरिएगा। तो ये तो रही TGT की बात। आइए बात कर लेते हैं PGT की बात। तो PGT के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आप
जब आप पीजी किए हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो, प्लस बीएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, प्लस एस्टेट पेपर 2 हो, या फिर बीएड के अलावा, बीएड के अगर बीएड नहीं किया है तो आप बीएससी बीएड किए हो या फिर बीए बीएड किए हो तो भी आप एलिजिबल हो। बीएससी बीएड, बीए बीएड जो 4 वर्षीय कोर्स होता है वो भी आप किए तो भी आप एलिजिबल हो। और साथ ही साथ 50% होना चाहिए, 50% अगर आपके मार्क्स है तो आप एलिजिबल है। तो जो पीजीटी के लिए ध्यान दीजिएगा, पीजीटी के लिए आपको क्या क्या कंपलसरी है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो, साथ ही साथ आपके पास बीएड हो या फिर बीएससी बीएड हो या बीए बीएड हो, बीकॉम बीएड हो, उसके साथ ही साथ एस्टेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। एस्टेट पेपर 2 अगर आपका क्लियर है तो ही आप फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा है नहीं, आपका काउंसलिंग में आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब भाई इसके सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इन सब्जेक्ट के लिए पोस्ट आई हुई हैं, जिसमें आपका क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, बॉटनी जूलॉजी है, मैथ्स है। आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और क्लियर किया गया है। ये आपका जो पोस्ट दिख रहा है कंप्यूटर साइंस के लिए, कंप्यूटर साइंस वाले इसको पढ़ लीजिए आराम से, अगर कंप्यूटर साइंस से आप है तो। अब देखिए आपका लिखित परीक्षा का पैटर्न है। तो लिखित परीक्षा का पैटर्न बताने से पहले, जो लोग अभी इस बार जो सीटेट अपीयरिंग है तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो देखिए सीटेट के लिए अभी कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आया नहीं कि अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। अभी हो सकता है कि जब 10 तारीख को पोर्टल ओपन हो तो शायद उसमें कुछ नोटिफिकेशन आ जाए, शायद उसमें कुछ आपको बताया जाए कि अपीयरिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। अभी फिलहाल नहीं है। तो आप ये फॉर्म भरने से पहले, इस फॉर्म को भरने से पहले आप सीटेट में एनरोल हो जाएगा। सीटेट में एनरोल होने के बाद तभी ये फॉर्म भरिएगा, तो कुछ चांस बन सकता है। अगर पहले आपने बीपीएससी का फॉर्म भर दिया देन सीटेट का फॉर्म भरे तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर आपको एक चांस लेना है, तो पहले आप सीटेट का फॉर्म भरिएगा, देन उसके बाद आप मतलब ये वाला फॉर्म भरिएगा, तभी जाके आप एलिजिबल हो सकते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पर पैटर्न ये दिया हुआ है कि जब 3 पार्ट में आएगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो भाग 1 में 30 क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका 22 क्वेश्चन होगा हिंदी से और 8 क्वेश्चन होगा आपका इंग्लिश से। 8 क्वेश्चन आपका होगा इंग्लिश से। उसमें आपको 9 नंबर पाने होंगे, पासिंग मार्क है, 9 नंबर पासिंग मार्क है। और जो आपका पेपर 2 से 40 रहेगा, भाग 2 में 40 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन में कौन कौन सा होगा, एक तो आपका गणित होगा, फिर मानसिक क्षमता परीक्षण मतलब जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं, रीजनिंग होगा, फिर सामान्य जागरूकता होगा, सामान्य विज्ञान होगा, सामाजिक विज्ञान होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा, भूगोल और पर्यावरण शामिल होंगे। और जो आपका पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 में अगर आपने गणित और विज्ञान के लिए अप्लाई किया है तो जो 80 क्वेश्चन होगा वो गणित और विज्ञान से होगा। अगर आपने सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई किया तो सामाजिक विज्ञान से होगा। अगर आपने भाषा के लिए अप्लाई किया होगा तो लैंग्वेज के लिए अप्लाई किया होगा तो हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी से होगा 80 क्वेश्चन। ये तो रहा आपका 6 to 8। अब बात कर लेते हैं 9-10 में क्या आएगा। 9-10 में भी सेम वही रहेगा, सेम जैसे क्लास 6 to 8 था वैसे ही आपका 9th और 10th भी आएगा। तो पार्ट 1 में आपको 30% लाना कंपलसरी है। 30% मतलब 30 का 30% जब आप निकालोगे तो आ जाएगा 9। 30 का 30% कितना आ जाएगा, 9। मतलब फर्स्ट में आपको 9 नंबर आपको लाने हैं। 9 नंबर अगर आएगा तो ही आप क्वालिफाई माने जाओगे, अदरवाइज आपका पेपर चेक नहीं होगा। अब इसमें भी वही सेम पैटर्न आएगा कि 22 क्वेश्चन हिंदी से रहेगा और 8 क्वेश्चन मैथ से रहेगा, 8 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से रहेगा। तो टोटल 30 क्वेश्चन पार्ट 1 से आ जाएगा। बाकी पार्ट 2 में आपका क्या आएगा, वही आपका जो आपका मैथ होगा, सामान्य जागरूकता रहेगा, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल रहेगा। ये पार्ट 2 में रहेगा। फिर पार्ट 3 की, अगर पार्ट 3 की बात करें तो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं उससे आपका 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेम अगर बात करें हम पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के लिए भी सेम वही है। जो आपका जो पेपर पैटर्न, सबका पेपर पैटर्न सेम एक ही जैसा रहेगा। इसमें भी 3 पार्ट में पेपर पूछा जाएगा। पहले पार्ट में 30 क्वेश्चन आएगा, दूसरे पार्ट में 40 क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में आपका 80 क्वेश्चन आएगा। तो सेम उसमें वही रहेगा कि पहले क्वेश्चन में यहाँ बोल दिया कि कम से कम 30% अनिवार्य, भाग 1 में 30% अनिवार्य, तभी आपका कॉपी चेक होगा। तो 30% वही है कि आपका 9 नंबर आना चाहिए। पार्ट 1 में आपके 9 नंबर आएगा तो ही आपका कॉपी चेक होगा, अदरवाइज आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला जो है कि वो क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग आपको होना पड़ेगा, क्वालिफाइंग होगा। और सेकंड में बोला कि एमसीक्यूज होगा और साथ ही साथ प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं
होगा, मतलब कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जितना चाहे उतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये भी बोला गया है कि दोबारा से आपका कॉपी चेक नहीं होगा, दोबारा से आपकी कॉपी चेक नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ही एहतियात करके, बहुत ही आराम से अपने OMR शीट को भरिएगा आप। अब आइए बात करते हैं शुल्क की, कि कितना फ़ीस इसका लगेगा। फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हालांकि बहुत सारी चीज़ गिवन है, लेकिन आपको जो ज़रूरत है मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता रहा हूँ। अब इसमें देखिए बोला कि अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फ़ीस 200 रुपये। अगर आप जैसे मतलब कि आपने अगर 6 8 के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, 9 10 के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, और 11 12 के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में आपको 200 प्लस 200 प्लस 200, तो 600 यहाँ से बायोमेट्रिक फ़ीस आपका ले लिया जाएगा। अगर एक अप्लाई कर रहे हो, एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में 200 रुपये बायोमेट्रिक फ़ीस लिया जाएगा। और साथ ही साथ जो सामान्य श्रेणी के हैं, जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये रखा गया है, जो कि स्टैंडर्ड एक तरीके से फीस है। और अगर आप अनुसूचित जाति से हो, अनुसूचित जनजाति से हो, तो उस केस में 200 रुपये रखा गया है। और सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिलाएं उम्मीदवार के लिए 200 रुपये है। चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका 200 रुपये रखा गया है। 200, जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 200 रुपये का फीस रखा गया है। और अब दिव्यांग है तो उनकी उस केस में आपको 200 रुपये रखा गया। और ये भी कितना है, 40% या उससे ज़्यादा हो, तब आप 200 रुपये में फ़ीस फॉर्म भर सकते हैं। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750, मतलब जो आउटर है उनके लिए क्या है, 750 रुपये का ही फॉर्म लिया जाएगा। और नीचे और ये भी बोला है कि जो बैंक का चार्ज है, बैंक का चार्ज जो अभी ट्रांजैक्शन करते हैं, जो बैंक अपना अपना चार्ज लेते हैं, वो अलग से चार्ज रहेगा। और साथ ही साथ बोला कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फ़ीस के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क प्रति पद का भुगतान नहीं करना होगा, मतलब उन्हें 200 रुपये नहीं देना होगा। और ये है आपका, मतलब जो भी जिस भी मोबाइल नंबर आप दीजिए, वो जो भी मोबाइल नंबर आप देंगे, वो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि OTP उसी पर जाने वाला है। अब आइए इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए आपका है कि निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि कल से स्टार्ट हो जाएगा और 14 तारीख तक चलेगा। और साथ ही साथ विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 17 तारीख है, 17/10 तक है। फिर उसके बाद आगे बोला कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि, जो ऑनलाइन फॉर्म जो ओपन होगा, पोर्टल ओपन होगा, वो 10 तारीख को ओपन होगा। और साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि वो 25 तारीख तक रहेगा। और अविस्तारणीय है, इसका मतलब इसके बाद कोई इसका एक्सटेंशन नहीं किया जाएगा, इसके बाद इसका डेट नहीं बढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ नीचे ये भी लिखा गया है कि अगर आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, उसको PDF के फॉर्म में आपको बना के रखना, वही PDF के फॉर्म में आपको अपलोड करना होगा। और यहाँ पे ओवर एज के बारे में बोला गया है कि अगर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, पहले उसमें जाके अच्छे से देख लीजिए कि आप एलिजिबल हो कि नहीं है, मतलब आपका एज जो एज क्राइटेरिया है वो आपके सूटेबल है कि नहीं। अगर सूटेबल नहीं है, फिर भी आपने अप्लाई कर दिया, तो उस केस में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है कैंसिल कर दिया जाएगा, लेकिन आपको जो उसका शुल्क है वो वापस नहीं मिलने वाला है। चलिए तो फाइनल में एक बार और फिर से बता देते हैं, जो इस बार सीटेट अपीयरिंग है, सीटेट अपीयरिंग है, तो सीटेट अपीयरिंग वाले क्या करेंगे, सबसे पहले सीटेट का फॉर्म भरेंगे, देन आप BPSC का फॉर्म भरेंगे, देन BPSC के फॉर्म भरेंगे। इन केस कोई अगर नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई अभी नोटिफिकेशन आएगा कि अपीयरिंग वाले भी एलिजिबल है, तो आप एलिजिबल हो सकते हो। अदरवाइज अगर पहले आपने BPSC का फॉर्म भर के देन सीटेट का फॉर्म भरे, तो उस केस में आप वैसे एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे सब शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी इससे बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।